आपको कैसा महसूस होता अगर आपको पूरे दिन गली मोहल्लों में घूम घूम कर कुछ सामान बेचना पड़े और आपको पता है कि अगर आज मेरा ये सामान नहीं बिका तो मुझे भूखा ही सोना पड़ेगा। ये कहानी भी कुछ एक ऐसे ही इंसान के बारे में है। ये कहानी है एक रेट ट्रैप सेलर की। स्वीडन के एक शहर में एक आदमी हुआ करता था। वो आदमी सारा दिन गली मोहल्लों में घूम घूम कर तार से बने छोटे छोटे रेट ट्रैप बेचा करता था। वो रेट ट्रैप बनाने के लिए स्टोर्स या फिर बड़े फार्म्स में बेकार पड़ी चीजें इकट्ठा करके उनसे रेट ट्रैप बनाया करता था और उन्हें पेडलर बनकर बेचा करता था। इतनी मेहनत करने के बाद भी उसका बिजनेस कुछ खास प्रॉफिटेबल नहीं था। उसको ये तक का डर रहता था कि कहीं वो भूखा ना मर जाए या उसको रात को भूखा ना सोना पड़ जाए। इस डर की वजह से वो अक्सर छोटी मोटी चोरी भी कर लिया करता था ताकि वो उसके शरीर और आत्मा को एक रख सके। उसकी फाइनेंशियल कंडीशन के साथ साथ उसकी हेल्थ कंडीशन भी काफी बुरी थी। उसके गाल अंदर धसे हुए थे। उसकी आंखों में भूख की चमक साफ साफ नजर आया करती थी। उसका शरीर भूख के कारण एकदम पतला हो चुका था। पेडलर शरीर पर अक्सर फटे पुराने कपड़े पहना करता था। उसके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो ढंग के कपड़े भी अफोर्ड कर सके। कोई सोच भी नहीं सकता कि वो कितनी बुरी जिंदगी जी रहा था। वो सिर्फ चलता रहता था इस आश में कि उसके रेट ट्रैप्स बिके और उसका कुछ खाने का जुगाड़ हो सके। उस रेट ट्रैप सेलर की एक काफी पुरानी और इंटरेस्टिंग आदत थी। वो जब भी पैदल ट्रैवल किया करता था तो वो कुछ ना कुछ सोचता रहता था। उसके मन में अलग अलग ख्याल आते रहते थे। एक दिन वो ऐसे ही रेट ट्रैप को अपने साथ लेकर रोड पर चल रहा था। तभी उसके मन में एक ख्याल आता है जो उसे काफी एंटरटेनिंग लगा। वो सोचता है कि ये वर्ल्ड भी तो एक पूरा बड़ा रेट ट्रैप ही है। इस ट्रैप के अंदर सब कुछ आता है, लैंड्स, सीज, सिटीज और विलेजेस, सब कुछ। ये पूरी दुनिया के लोग इस रेट ट्रैप में ही तो फंसे हुए हैं। जैसे रेट ट्रैप में चूहे को फंसाने के लिए चीज या पोर्क लगाया जाता है, उसी तरह इस दुनिया में लोगों को फंसाने के लिए रिच, जॉय, शेल्टर, फूड ही तो दिए जाते हैं। जैसे ही कोई इन सब चीजों को पा लेता है वो भी इस रेट ट्रैप में फंस जाता है। ठीक उसी तरह जैसे एक रेट ट्रैप में रखे चीज को पा लेता है और उसके अंदर फंस जाता है, उसका एंड आ जाता है जिससे ये प्रूव हो जाता है कि ये दुनिया भी और कुछ नहीं, बस एक बड़ा रेट ट्रैप ही है। पेडलर ऐसी चीजें इसलिए सोचा करता था क्योंकि वर्ल्ड ने कभी भी उसके लिए काइंड बिहेव नहीं किया। तो इसलिए पेडलर को ऐसी चीजें सोचने में अनवांटेड जॉय मिलता था। जब वो पैदल ट्रैवल किया करता था तो टाइम पास करने के लिए ये काम पेडलर का मनपसंद काम हुआ करता था। वो काफी लोगों को याद करा करता था जिन लोगों ने अपने आप को इस रेट ट्रैप में फंसने दिया और उन लोगों के बारे में जो अभी भी लालच के पीछे भाग रहे हैं। पेडलर को अक्सर रेट ट्रैप बेचते हुए काफी देर हो जाया करती थी जिससे अंधेरा हो जाया करता था। इस वजह से अक्सर वो रात को सोने यानी शेल्टर के लिए लोगों के घर के दरवाजे खटखटाया करता था। काफी लोग उसकी हालत देखकर उसे मना कर देते थे तो काफी लोग अक्सर उसे गुस्से से भगा देते थे, लेकिन फिर भी पेडलर हार नहीं मानता था। वो लोगों के गेट नॉक करता रहता था। उस दिन भी पेडलर को चलते चलते रात हो गई थी। तब भी उसकी नजर सड़क के किनारे पर एक ग्रे कॉटेज पर पड़ती है। पेडलर उसके पास जाकर उसके डोर को नॉक करता है। उस कॉटेज का मालिक बाहर आता है। वो एक ओल्ड मैन था जिसके ना ही बच्चे थे और ना ही बीवी। वो ओल्ड मैन काफी टाइम से उस कॉटेज में अकेला रहता था और लोनली फील करता था। ओल्ड मैन के बाहर आते ही पेडलर उसे अपनी दिक्कत बताता है और उससे रात के लिए शेल्टर मांगता है। ओल्ड मैन पेडलर को देखकर काफी खुश हो जाता है और सोचता है कि आज वो अपनी बातें किसी से शेयर कर सकेगा जिससे कि उसकी लोनलीनेस भी खत्म होगी। इसीलिए वो ओल्ड मैन पेडलर को शेल्टर देने के लिए हाँ ही नहीं करता बल्कि उसका कॉटेज में प्यार से वेलकम करता है। उस समय उस ओल्ड मैन को पता नहीं था कि शायद ये उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। पेडलर का वेलकम करते ही वो ओल्ड मैन जल्दी से पोरिज यानी दलिया बनाने के लिए उसके बर्तन को आग पर रख देता है और तंबाकू के रोल से एक टुकड़ा काटकर उन दोनों के लिए हुक्का तैयार कर लेता है। वो दोनों हुक्का पीते हुए एक दूसरे से काफी बातें करते हैं। काफी देर हो गई थी, उन दोनों ने डिनर भी कर लिया था। अब वो ओल्ड मैन एक कार्ड की एक पुरानी गड्डी निकालता है और फिर वो दोनों आराम से बैठकर कार्ड्स खेलते हैं। उस ओल्ड मैन को पेडलर से बातें करते हुए इतना अच्छा लग रहा था कि ओल्ड मैन को पेडलर पर कुछ ही देर में ब्लाइंड ट्रस्ट हो गया था। उसे पेडलर पर इतना ट्रस्ट हो गया था कि वो अपने राज पेडलर को बताने लग गया था। वो भूल गया था कि एक पेडलर है
और कुछ ही देर पहले उससे मिला है। ओल्डमैन पैडलर को बताता है कि जब उसके जवानी के गोल्डन डेज हुआ करते थे तो वो राम्सजो आयरन मिल में काम किया करता था और साथ में खेत में एज अ क्राफ्टर भी काम किया करता था। वो ओल्ड क्राफ्टर पैडलर को अपने स्ट्रगल्स और अपने जवानी के अच्छे दिनों के बारे में बताता है। क्राफ्टर बताता है कि जब उसके जवानी के दिन थे उसने खूब स्ट्रगल और मेहनत की लाइफ में, लेकिन अब जब वो बूढ़ा हो चुका है अब उसमें इतनी एनर्जी नहीं बची कि वो कुछ काम कर सके, इसलिए वो अब पूरी तरह से उसकी गाय पर निर्भर है। क्राफ्टर पैडलर को बताता है कि उसके पास एक बेहतरीन गाय है। वो हर रोज क्रीमरी दूध देती है। उस क्रीमरी दूध को वो हर रोज डेयरी में दे आता है। वहां उस दूध के डेयरी प्रोडक्ट्स बनते हैं जैसे दही और पनीर, और उस दूध के बदले में उसे कुछ पैसे मिलते हैं जिससे उसका लाइफस्टाइल चल रहा है। क्राफ्टर पैडलर को बताता है कि उसकी गाय उसे काफी अच्छी तरह सपोर्ट कर रही है। पिछले महीने उसने दूध बेचकर 30 क्रोनर कमाए। जैसे इंडिया की करेंसी रुपी है उसी तरह स्वीडन की करेंसी क्रोनर है। ये बात सुनते ही पैडलर को इस चीज पर यकीन नहीं हुआ। क्राफ्टर उसे अपनी बात पर यकीन कराना चाहता था, इसलिए अचानक क्राफ्टर अपनी जगह से खड़ा होता है और कॉटेज की खिड़की के पास जाता है। उस खिड़की की चौखट पर एक लेदर पाउच टंगा हुआ था। ओल्ड क्राफ्टर उस पाउच को उतार के उसमें से कुछ क्रोनर निकाल कर पैडलर को दिखाता है। पैडलर उन क्रोनर को देखकर चौंक गया था। ओल्ड क्राफ्टर उन क्रोनर को वापस उस पाउच में डालकर खिड़की की चौखट पर दोबारा लटका देता है। अभी तक उस ओल्ड मैन को महसूस नहीं हुआ था कि शायद ये उसने उसकी सबसे बड़ी गलती कर दी। अगले दिन ओल्ड क्राफ्टर जल्दी उठ जाता है क्योंकि उसे जल्दी से गाय का दूध निकालना था। ओल्ड मैन को जल्दी उठते देख पैडलर भी उठ जाता है क्योंकि उसे लगा कि जब घर का मालिक ही उठकर काम पर जा रहा है तो मैं यहाँ सोया अच्छा नहीं लगूंगा। इसलिए वो दोनों एक साथ कॉटेज से बाहर निकलते हैं और ओल्ड क्राफ्टर ने भी मेन डोर को अच्छी तरह लॉक कर दिया था। और फिर पैडलर ने ओल्ड मैन को थैंक यू और गुड बाय बोला। अभी उस ओल्ड मैन को पता नहीं था कि पैडलर का ये गुड बाय अभी उसके लिए काफी बड़ी परेशानी खड़ी करने वाला था। गुड बाय करने के बाद वो दोनों अपने अपने रास्ते पर चले जाते हैं, लेकिन आधे घंटे के बाद पैडलर कॉटेज के पास दोबारा आ जाता है। वो कॉटेज के दरवाजे से घुसने के बजाय कॉटेज की खिड़की के पास जाकर उसका कांच तोड़कर उसमें हाथ डालता है और चौखट पर लटके 30 क्रोनर के पाउच को उतारता है। उसमें से 30 क्रोनर निकालता है और उसे सावधानी से वहीं वापस लटका देता है और वहां से भाग जाता है। इस तरह पैडलर ने ओल्ड मैन के क्रोनर चुरा लिए। जैसे जैसे पैडलर उन चोरी किए क्रोनर को लेकर आगे बढ़ता है वो अपनी स्मार्टनेस पर खुश होता है और सोचता है कि उसने कितनी आसानी से इस ओल्ड क्राफ्टर को लूट लिया। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता है पैडलर को कुछ अजीब रियलाइज होने लगता है। इतने सालों में पहली बार पैडलर को पब्लिक हाईवे पर चलते हुए डर लग रहा था। उसके अंदर हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो निडर होकर रोड पर चल सके। हिम्मत न होने के कारण पैडलर अपना रास्ता बदल लेता है और जंगल की ओर चलकर और आगे चलने लग जाता है। पहले कुछ घंटे पैडलर को कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन बाद में जैसे जैसे दिन ढल रहा था उसकी हालत काफी खराब होती गई, क्योंकि जिस जंगल में वो घुसा हुआ था ये जंगल काफी बड़ा और कंफ्यूजिंग था। काफी देर चलने के बाद पैडलर को रियलाइज हुआ कि वो तब से जंगल के एक ही हिस्से में चलता जा रहा था और जिस रास्ते से वो चल रहा था वो रास्ता घूमकर वापस उसी जगह पर आ रहा था जहां से उसने स्टार्ट किया था। उस टाइम पैडलर को उसकी सोची हुई वर्ल्ड और रेट ट्रैप की बात याद आती है। वो सोचता था कि ये वर्ल्ड पूरा एक बड़ा रेट ट्रैप है जिसमें लोग लालच में बुरी तरह से फंसे हुए हैं। वो सोचता था कि इस रेट ट्रैप में मैं कभी नहीं फंसूंगा, लेकिन आज की कंडीशन को देखकर पैडलर को रियलाइज हो गया था कि अब वो भी इस रेट ट्रैप में फंस चुका है। पैडलर अपने आप को कोसता है कि उसने उस ओल्ड क्राफ्टर के पैसे क्यों चुराए। कुछ क्रोनर की वजह से वो आराम से चल भी नहीं सकता। जब ये चीजें हो रही थी उस समय दिसंबर का टाइम चल रहा था। फॉरेस्ट में डार्कनेस छाने लग गई थी। ये चीज पैडलर के लिए काफी सैड और डिसअपॉइंटिंग थी। आखिर में जब पैडलर को बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था तो वो थकान के कारण जमीन पर ही बैठ गया और अपना सर जमीन पर रख लेता है और सोचता है कि उसका एंड आ चुका है।
लेकिन सर रखते ही उसकी जिंदगी में एक आशा की नई किरण आती है। जैसे ही पैडलर ने जमीन पर सर रखा, उसे एक थंपिंग साउंड सुनाई देती है। वो अचानक से खड़ा हुआ और उस आवाज को गौर से सुनता है। वो थंपिंग साउंड पास के आयरन मिल से आ रही थी। वो साउंड हैमर स्ट्रोक्स की थी। कोई इंसान लोहे को जोर जोर से हैमर से पीट रहा था। इस आवाज को सुनते ही पैडलर को दोबारा एनर्जी मिलती है और वो सोचता है कि यहाँ आसपास में पक्का कहीं ना कहीं कोई इंसान है। वो उस इंसान को ढूंढना चाहता था, इसलिए वो उस साउंड को सुनकर उसे फॉलो करते हुए एक आयरन मिल के पास पहुंच जाता है। राम्सजो आयरन वर्क्स, जो कुछ समय पहले बंद हो गया था, लेकिन कभी ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री हुआ करता था। यहाँ स्मेल्टर, फोर्ज और रोलिंग मशीन जैसी काफी बड़ी मशीनें हुआ करती थी। गर्मी के मौसम में भारी सामान से भरी हुई नाव और कार्गो बोट्स नहर के जरिए से एक बड़ी झील तक जाती थी। ये जगह कभी एक तेजी से चलने वाला इंडस्ट्रियल हब हुआ करता था, जहां मजदूरों की चहल पहल, भारी मशीन्स की आवाज और धुएं से भरा आसमान इसका एक हिस्सा हुआ करता था। सर्दियों में मील के पास की सड़कें कोयले की धूल से काली हो जाया करती थी। ये धूल बड़े बड़े चारकोल के कंटेनर से उड़कर हर जगह बिखर जाती थी। मजदूर जो यहाँ काम करते थे हमेशा धूल में धूल हुए रहते थे, लेकिन फिर भी कुछ रीजंस की वजह से राम्सजो आयरन वर्क्स को बंद करना पड़ा था। हालांकि इसका एक हिस्सा आयरन मिल अभी भी काम कर रहा था, जहां स्मॉल स्केल वर्क किया जाता था। उसी तरह उस दिन भी क्रिसमस इवनिंग से एक दिन पहले शाम को मास्टर स्मिथ और उसके हेल्पर्स फोर्ज के पास बैठे हुए थे। कच्चे लोहे का इंतजार कर रहे थे जो पिघल कर आने वाला था। फोर्ज एक ऐसी जगह होती है जहां आयरन को पिघलाकर गर्म किया जाता था ताकि उसकी शेप बदली जा सके। वहां काफी शोर हो रहा था। इसी बीच पैडलर मिल के गेट को खोलता है और अंदर घुस जाता है। जब वो फर्नेस यानी भट्टी के पास पहुंच जाता है तो ब्लैकस्मिथ उसे नोटिस करता है, लेकिन वो उस पर एक बार नजर डाल के उसे इग्नोर कर देता है, क्योंकि अक्सर कोई ना कोई गरीब या कोई होमलेस पर्सन अच्छा शेल्टर ढूंढते हुए मिल के अंदर आ जाया करते थे। इसी तरह वो पैडलर की हालत को देखता है कि ये गरीब आदमी है जिसकी लंबी दाढ़ी है और उसने फटे पुराने कपड़े पहन रखे हैं। इसे देखकर ही ब्लैकस्मिथ अंदाजा लगा लेता है कि ये कोई गरीब आदमी है जो शेल्टर के लिए आया है। पैडलर काफी थकान के कारण इशारों में ही ब्लैकस्मिथ से वहां रहने के लिए परमिशन मांग लेता है और पैडलर वहां फर्श पर आराम से सो जाता है। पैडलर सोच रहा था कि अब उसकी सभी परेशानियां खत्म हो चुकी हैं। अब वो सुबह होते ही यहाँ से भाग जाएगा और किसी को भी क्रोनोर्स के बारे में पता तक नहीं चलेगा। लेकिन शायद उसकी असली परेशानी उस रात को आने वाली थी। उस समय राम्सजो आयरन मिल का ओनर काफी फेमस आयरन मास्टर हुआ करता था। उसका मेन एम्बिशन था मार्केट के अंदर बढ़िया आयरन भेजना। वो मिल के काम को संभालने के लिए दिन रात दोनों समय पर मिल के अंदर इंस्पेक्शन राउंड के लिए आया करता था। उस रात भी वो इंस्पेक्शन के लिए आता है। मिल के अंदर जाते ही वो देखता है कि एक आदमी फर्नेस यानी भट्टी के काफी पास सोया हुआ है। उसे देखकर आयरन मास्टर ब्लैकस्मिथ की तरह उसे इग्नोर करने की बजाय उसके पास जाता है और उसके फेस को ध्यान से देखता है। फेस को देखकर अचानक आयरन मास्टर पैडलर को बोलता है, मेरे पुराने दोस्त, तुम यहाँ ऐसी हालत में? आयरन मास्टर की बात को सुनकर लग रहा था जैसे कि वो पैडलर को काफी पहले से जानता है और वो उसे अपना कोई पुराना दोस्त समझ रहा है। लेकिन पैडलर उसकी लाइफ में कभी भी आयरन मास्टर से नहीं मिला था। वो उसका नाम तक नहीं जानता था। चाहता तो पैडलर आयरन मास्टर को बता सकता था कि मैं तुम्हें नहीं जानता, लेकिन उसने सोचा कि अगर ये आदमी मुझे इसका कोई पुराना दोस्त समझ रहा है तो हो सकता है कि ये मुझे कुछ क्रोनोर दे दे, जिससे कि मेरी कुछ और ज्यादा मदद हो जाएगी। इस सीन को देखकर भी साफ साफ पता लगाया जा सकता है कि इतनी परेशानियां झेलने के बावजूद भी पैडलर अभी भी लालच कर रहा है। इसलिए कुछ क्रोनोर के लालच में पैडलर अपनी आइडेंटिटी छिपा लेता है। आयरन मास्टर पैडलर को बोलता है कि तुम्हें आर्मी रेजिमेंट से रिजाइन नहीं देना चाहिए था। ये तुमने काफी बड़ी गलती की। अगर मैं उस टाइम तक सर्विस में होता तो मैं तुम्हें रिजाइन देने से रोक लेता और आज तुम्हारी ये हालत नहीं होती। चलो खैर छोड़ो, वो पुरानी बातें हो चुकी है। खैर अब तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगे। आयरन मास्टर की इस बात को सुनकर पैडलर उसके घर जाने से मना कर देता है, क्योंकि उसके मन में 30 क्रोनोर को लेके एक डर था कि कहीं वो गलती से पकड़ा ना जाए। वो तो बस फोर्ज के पास एक रात के लिए सोना चाहता था
और आराम करने के बाद बिना किसी को बताए चुपचाप से वहां से निकलना चाहता था। इसलिए वो आयरन मास्टर के घर जाने से साफ मना कर देता है। आयरन मास्टर को लगा कि पैडलर उसके खराब कपड़ों की वजह से शर्मिंदा हो रहा है, इसलिए वो पैडलर को कहता है कि तुम शर्माओ मत, तुम ये मत समझो कि मेरा घर काफी आलीशान होगा और उसमें तुम जा नहीं सकते, तुम मेरे साथ चलो। ये बात कहकर आयरन मास्टर पैडलर को उसकी फैमिली के बारे में बताता है। कैप्टन, शायद आपने सुना ही होगा, मेरी वाइफ एलिजाबेथ की डेथ हो चुकी है और मेरे लड़के भी अब्रॉड रहते हैं, इसलिए मेरे घर में सिर्फ मेरे और मेरी बेटी के अलावा घर में और कोई नहीं रहता। फिर आयरन मास्टर बताता है कि उसकी और उसकी बेटी की अभी कुछ टाइम पहले ही बात हुई थी कि कल क्रिसमस है और उनके साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए कोई भी नहीं है, इसलिए वो चाहते हैं कि कैप्टन उनके साथ उनके घर चले, लेकिन पैडलर अभी भी मना कर देता है। फिर लास्ट में आयरन मास्टर हार मान जाता है और सोचता है कि कैप्टन शायद आज यहाँ मील में ही रहना पसंद कर रहे हैं, इसलिए इनको यहीं छोड़ देना चाहिए। फिर आयरन मास्टर वहां से उदास होकर चला जाता है और पैडलर भी दोबारा सो जाता है। लेकिन उसके सोने के आधे घंटे के बाद ही मील के बाहर एक कार रुकती है, क्योंकि फोर्ज में एक नई गेस्ट आई थी। ये गेस्ट थी आयरन मास्टर की बेटी एडला विलियमसन। आयरन मास्टर ने अपनी बेटी को पैडलर को घर लाने के लिए कन्विंस करने भेजा था, क्योंकि आयरन मास्टर को लग रहा था कि उसकी बेटी में उससे ज्यादा पावर ऑफ परसुएशन हो सकती है। पावर ऑफ परसुएशन का मतलब होता है किसी पर्सन से अपनी बात एग्री करवा लेना। जैसे इस केस में एडला चाहती थी कि पैडलर उसके साथ उसके घर चले। एडला गाड़ी से अपने वैलेट के साथ उतरती है। एडला का वैलेट एडला के पीछे एक बिग फर कोट अपने हाथ में लेके चलता है। एडला दिखने में ज्यादा सुंदर नहीं थी, लेकिन ये काफी हम्बल और शाई तरह की लड़की थी। मील में पैडलर को छोड़कर सभी लोग अपना काम कर रहे थे। एडला सीधी फोर्ज के पास देखती है कि पैडलर एक पिग आयरन के टुकड़े को अपने सर के नीचे लगाया फेस के ऊपर कैप रख के आराम से सो रहा था। एडला उसके पास जाकर उसकी कैप को हटाती है। अक्सर पैडलर काफी चौकन्ना होकर सोया करता था, इसलिए जैसे ही एडला ने उसकी कैप हटाई वो उछलकर बैठ गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो डर गया हो। एडला उसे कहती है कि मेरा नाम एडला विलियमसन है, अभी कुछ देर पहले आपके पास मेरे डैड आए थे। वो जैसे ही घर पहुंचे उन्होंने मुझे आपके बारे में बताया कैप्टन। मुझे आपकी हालत के बारे में जानकर काफी बुरा फील हुआ और वो भी काफी दुखी थे। वो बता रहे थे कि उन्होंने आपको घर ले जाने की काफी कोशिशें की, लेकिन आप यहाँ सोना चाहते हो, जिससे वो काफी दुखी थे। उनसे परमिशन लेके मैं आपको मेरे साथ हमारे घर ले जाने आए हूँ। प्लीज कैप्टन, आप मेरे साथ हमारे घर चलिए। एडला पैडलर को काफी सिंपैथी से देखती है और गौर से देखने से एडला को पता चला कि ये इंसान डरा हुआ है, जैसे कि इसने कोई चोरी की हो या फिर ये जेल से भागा हुआ हो। जैसे ही एडला को ये चीज महसूस होती है, एडला उसे कहती है, डोंट वरी कैप्टन, आप मुझ पर ट्रस्ट रखिए। मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ जितने आराम से आप हमारे साथ चलेंगे, आप जब चाहेंगे आप हमको छोड़कर आ सकते हो, आपको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन प्लीज आप कल क्रिसमस इवनिंग तक मेरे साथ चलिए, हमको अच्छा लगेगा। एडला ने ये बात इतने प्यार से कही कि उसकी बात को सुनकर पैडलर को एडला की बात में कॉन्फिडेंस नजर आया, इसलिए वो एडला को उनके घर चलने के लिए हाँ कर देता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ सिर्फ एक बार के लिए चलूंगा, उसके बाद कभी नहीं। एडला ने पैडलर की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की। वैलेट ने रिस्पेक्टेबल तरीके से झुककर पैडलर को फर कोट थमा दिया। पैडलर उस कोट को अपने फटे पुराने कपड़ों पर पहनकर गाड़ी में बैठ गया, लेकिन जैसे ही वो गाड़ी में बैठा उसको बुरे बुरे ख्याल आने लग जाते हैं। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके साथ कुछ बुरा होने वाला हो, क्योंकि उसके पास क्रोनोर थे। उसको लग रहा था कि अब वो पूरी तरह से इस रेड ट्रैप में बंद हो चुका है और कभी भी इस रेड ट्रैप से एस्केप नहीं कर पाएगा। अगले दिन जब क्रिसमस इवनिंग थी, सुबह सुबह आयरन मास्टर काफी खुश होकर डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट के लिए बैठ जाता है, इस उम्मीद से कि आज वो उसके पुराने रेजिमेंटल कॉमरेड के साथ अच्छी तरह बात कर सकेगा। सीधे उस दिन के बाद से जब वो अनएक्सपेक्टेड तरीके से आर्मी से भाग गया था। आयरन मास्टर अपनी बेटी एडला को कहता है, कैप्टन की हालत काफी खराब है, पहले उन्हें अच्छी तरह नहला देना चाहिए और उन्हें अच्छी तरह जेंटलमैन की तरह ड्रेसअप करवा देना चाहिए। उसके बाद हम लोग मिलके शहर में उनके लिए कोई अच्छा सा काम ढूंढेंगे, जिससे कि उन्हें रोड पर भटक कर रेड ट्रैप ना बेचने पड़े। आयरन मास्टर एडला को कहता है कि एडला, ये काफी अजीब बात है, एक अच्छे खासे एजुकेटेड आदमी की ऐसी हालत होना। इनकी कंडीशन एकदम नीचे गिर चुकी है,
इसे देखकर मुझे काफी दर्द पहुंच रहा है। एडला उसके डैड को कहती है, डैड जब मैं कल रात इन्हें मेरे साथ अपने घर लाने के लिए गई थी तो मुझे वहां इन्हें देखकर कुछ भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि ये कभी एजुकेटेड भी रहे होंगे। एडला की बात सुनकर आयरन मास्टर एडला को कहता है, तुम पेशेंस रखो माय लिटिल गर्ल, जैसे ही वो क्लीन होंगे और वेल ड्रेस्ड होंगे तुम्हें उनमें कुछ अलग ही नजर आएगा। कल रात एक्चुअली वो नेचुरली एम्बेरस्ड फील कर रहे थे। जैसे ही उनके बेकार कपड़े उतर जाएंगे उसी तरह उनके बेकार मैनर्स भी उतर जाएंगे। वैलेट कैप्टन यानी पैडलर को अच्छी तरह रेडी कर देता है, उसको अच्छी तरह बात करा देता है और बढ़िया हेयर कट करके अच्छा सूट पहना देता है और उसे आयरन मास्टर के पास डाइनिंग टेबल पर भेज देता है।